धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के बाद जब पहली बार मुंह खोला तो उससे साफ हो गया कि उन्होंने जब इस्तीफा दिया उससे कई दिन पहले नरेंद्र मोदी जाके कह दिया था कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो नरेंद्र मोदी ने उनसे ये कहा होगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस्तीफा देने तैयार हैं, लेकिन अभी आप होल्ड कीजिए उसको, अभी आप रोकिए, अभी बातचीत चल रही है, हम लोग अपनी कोशिशें जारी किए हुए। अच्छा, फिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में अमित शाह इस पूरे चक्कर में फंस गए बुरी तरीके से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह के ऊपर भी इस्तीफे का एक दबाव है। मतलब सरकार को नुकसान ना हो, पूरे प्रोजेक्ट को नुकसान ना हो, क्यों पूरा प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, सरकार तो एक व्यक्ति से बहुत बड़ी है, सत्ता हाथ से चली गई तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा, जितनी भी बल्ले बल्ले हो रही है सब खत्म हो जाएगी। एक कोने में दुम दबाए लोग पड़े होंगे और जिस डंडे से लोगों को पीट रहे थे उसी डंडे से बीच बीच में इनकी पिटाइयां भी होंगी, बचाएगा तो ही ना कोई इनमें, राजनीति में कोई किसी को छोड़ता तो ही ना है। तो वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी इस्तीफे का दबाव है, जो बहुत ही साइलेंट तरीके से अमित शाह के मानस पर, उनका रणनीतिक मानस इस चक्कर में इस दबाव से मुरझा गया और वो सोच रहे होंगे कि ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे जब मेरे ऊपर इस्तीफे का दबाव होगा कि मैं भी तो इस सरकार को बनाने वाले बिल्डर ऑफ दिस गवर्नमेंट, मतलब बिल्डर ऑफ द काइंड ऑफ हिंदुत्व दे हैव दीस डेज हैं, हम मैं भी हूं, मतलब जो है, और मेरे ऊपर भी इस्तीफे का एक दबाव, कहीं ना कहीं से अमित शाह को ये एहसास हो रहा होगा कि भाई ये भी हो सकता है कि शायद देखो तुम्हें भी इस्तीफा देना, ये इसकी भी संभावना बहुत है। नहीं, मैं इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि अब हमारे आपके पास कोई जानकारी उस तरीके से है नहीं, इसलिए हम सिर्फ इस बारे में एक अटकल लगा सकते हैं। देखिए, जो कुछ घटनाक्रम पिछले 1.5-2 महीनों में, आशुतोष एक बात और बीच में जोड़ दूं, एक बात भी जोड़ दूं, प्लीज। अगर 20 तारीख की घटना से पहले, 20 तारीख के दमन कांड से पहले सरकार भाप जाती और उससे पहले ही मार्च की नौबत आने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया जाता, तो भाजपा की थोड़ी हेठी होती, लेकिन इस जो अभी स्थिति वो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, काफी नुकसान से बच जाते, मतलब वो एक काफी बुद्धिमानी का कदम होता जिसको करने में ये चूक गए। अब इनके मन में कहीं डर है, कहीं जैसी पंचायत धर्मेंद्र प्रधान को अपदस्थ करने के लिए लगी थी, वैसी ही जुझारू पंचायत कहीं अमित शाह के लिए न लग जाए। धर्मेंद्र प्रधान तो छोटी चीज थे, अमित शाह बड़ी चीज है। अमित शाह के खिलाफ पंचायत लगने का मतलब है पूरी सरकार के खिलाफ पंचायत लगना, उस पूरे रंग रुतबे के खिलाफ पंचायत लगना जो पिछले 12 साल से इन लोगों ने मिलजुल के कायम किया है, तो वो भी इनके मन में डर है। हाँ, अब आप बोलिए। देखिए, कुछ चीजें अप्रत्याशित हुई हैं पिछले 1-1.5-2 महीनों में। अब इसकी वजह से कई अटकलों का बाजार गर्म है। जैसे अगर आप देखें कि अमित शाह के 2 सबसे करीबी विश्वस्त विश्वासपात्र लोग, उनके ऊपर गाज गिरी है। अगर आप देखें, इनके 2 सबसे करीबी लोग कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव। धर्मेंद्र प्रधान को अंत में इस्तीफा देना पड़ा और भूपेंद्र यादव के अपने ही ऑफिस के 2 लोगों को की सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया। उनमें से एक वो शख्स थे जो 30 साल से उनके साथ थे और संघ के आदमी। जी। इस खबर की चर्चा उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी दरअसल होनी चाहिए कि आखिर अमित शाह का इतना करीबी आदमी, उसके ऑफिस डिपार्टमेंट नहीं, मंत्रालय नहीं, उनके अपने ऑफिस के 2 लोगों की सर्विस टर्मिनेट हुई, क्यों? उसके पहले अगर आपने देखा होगा, दतिया में नरोत्तम मिश्रा, वो भी अमित शाह के करीबी माने जाते थे, उनका भी टिकट कटा वहां पे। उन्होंने काफी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, पार्टी चुनाव भी हार गई, लेकिन टिकट वापस नहीं। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो बांकीपुर में जिस तरीके से पार्टी प्रेसिडेंट की विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। ये चारों चीजें ऐसी हैं जिनमें 3 चीज तो बहुत स्पष्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और भूपेंद्र यादव के यहाँ से उनके अधिकारियों का टर्मिनेशन और दतिया, ये वो चीजें जो अमित शाह को डैमेज करती हैं। और जो बांकीपुर का मामला है, वो दरअसल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डैमेज करता है कि भाई आपने ऐसे आदमी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव जीत नहीं सकता है, और वहां एक नया आदमी आता है और उसको ढकेल के हरा देता है और बुरी तरह हराता है। क्या भारतीय जनता पार्टी आज से कुछ समय पहले, बंगाल चुनाव के पहले, आप सोच सकते थे या बाद में सोच सकते थे कि अपने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव
की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हार जाए? क्या ये कोई सोच सकता था? और वो भी तब जबकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बीजेपी का वोट शेयर जहां वो कंसिस्टेंटली 60% पा रही थी, वहां से घट के 38% यानी 28% का ड्रॉप। जो बीजेपी महाराष्ट्र, बंगाल को इतने बड़े पैमाने पर जीत लेती है, वह बांकीपुर नहीं जीत पाती या दतिया नहीं जीत पाती। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अंदर। अब वो क्या गड़बड़ है, किस स्तर पर गड़बड़ है, उस संदर्भ में अगर आप अमित शाह के ऊपर जो दबाव इस वक्त बन रहा है कि भाई राहुल गांधी तो सीधे कह रहे अमित शाह इस्तीफा दे, ही शुड रिजाइन। तो अगर अमित शाह इस्तीफा दे, ये मांग अगर तेज होती जा रही, विपक्ष लगातार इसको आगे बढ़ाता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह तो वल्नरेबल दिखाई पड़ रहे हैं। और अमित शाह की चिंता ये नहीं कि मैं यहां तक पहुंच गया तो भाई अब आपने जितना यश कमाना था वो तो कमा लिया आपने, भाई आप, अमित शाह का नाम तो इतिहास से वापस नहीं जाने वाला। लेकिन उनको लगता है जब मैं इतने करीब पहुंच चुका हूं, सिर्फ कदम दूर हूं देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेता बन, ऐसे समय में अगर मेरे ऊपर ये दाग लगता है, ये जो चिंता है, जो भविष्य की राजनीति की चिंता है, भविष्य में जो पाना था उसकी जो चिंता है, उसका बोझ इस वक्त मैं सीधे तौर पर अमित शाह के चेहरे पर देख रहा हूं। उनके झुके हुए कंधे इस बात का गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक चौसर उन्होंने खेलने की कोशिश की थी और उनको ये लग रहा था कि आगे का रास्ता उनके लिए बहुत आसान है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। वहां पे अगर दिक्कत पैदा आने लगे, वहां पे अगर स्ट्रिप रैम्बलर्स आ जाए या स्पीड ब्रेकर आ जाए या उनको ये लगे कि उनका वो सपना टूट सकता है, तो फिर आप समझ सकते हैं। अब इन सब चीजों को आप कैसे एक जगह संभाल के रखेंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस वक्त अमित शाह की एक चिंता और होगी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर तीसरी बार कहीं योगी आदित्यनाथ जीत गए तो भी एक दिक्कत पैदा होगी उनके लिए। और आपको याद होगा पिछले 2 महीने पहले एक खबर अखबारों में, अखबार में नहीं लेकिन सोशल मीडिया पे खबर बड़ी तेजी से चली थी, छोटे छोटे अखबारों में आई भी थी कि भाई अमित शाह को अगले मंत्रिमंडल विस्तार में उप प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। तो उप प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले ही ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मैं ही नंबर 2 हूं, मैं ही उनका उत्तराधिकारी हूं नरेंद्र मोदी जी के बाद। और अब आप इन सब चीजों को जोड़ के देखिए तो इस पूरे खेल में जिस एक आदमी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वह अमित शाह। नरेंद्र मोदी को तो जितना यश कमाना था तो कमा लिया उन्होंने, 3 बार के प्रधानमंत्री बने, 3 बार के मुख्यमंत्री बन गए, इतिहास में हमेशा उनका नाम याद रखा जाएगा और उसकी विवेचना होगी। लेकिन अगर किसी के भविष्य का शिराजा अगर बिखर रहा हो तो आप समझ सकते हैं। इसलिए अब जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, ये स्थितियां दरअसल अमित शाह को व्यक्तिगत तौर पर बहुत नुकसान कर रही हैं। राजनीतिक तौर पर जो करेंगी वो तो कर ही रही हैं।